Hello everyone, very warm welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hope you all are well. So guys, this is our next session regarding DBT GRF practice series. And in this session, we will be dealing with some of the previously asked questions relevant to cell biology from year 2010 to 2019. There will be mixed questions so that आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें. इससे पहले भी हम काफ़ी सारे पार्ट्स कर चुके हैं. मेक श्योर आपने नहीं किया है तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस आप लोग कर लें. ओके गाइस, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशंस जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें. मोर ओवर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्टेड हो सकते हो. मेरा टेलीग्राम चैनल है गुरमंत्र. आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स, फ्री ई बुक्स, नोट्स, वॉट एवर जो इंपॉर्टेंट मैं शेयर करती हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आप तक पहुँचती रहें. सो गाइज, टुडेज लाइव टेस्ट विल बी ऑफ 24 मार्क्स. नेगेटिव मार्किंग है, आपको पता है. अगर आप सही करते हैं तो +3 ऐड कीजिए, अगर आप गलत करते हैं तो -1 डिडक्ट कीजिए. ऑनेस्टी के साथ करना है, नो चीटिंग, नथिंग, नो चैट बॉक्स. क्वेश्चन को देखते ही पहली नज़र चैट बॉक्स पर नहीं, कॉपी पर होनी चाहिए एंड सीधा क्वेश्चन पर होनी चाहिए. टाइम का प्लीज़ ख्याल रखिए बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग टास्क. लास्ट में मुझे स्कोर बताइएगा. चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों. प्लीज स्टार्ट एवरीवन. Please stop, your time is over. Question is, which one of the following organisms disappear during cell division and is regenerated in the daughter cells? And the correct answer for this question is Golgi. See, आप लोग सारे के सारे ऑर्गेनल्स की फंक्शनिंग को अच्छे से जानते हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आप गोल्गी के बारे में बात करते हो तो दैट इज़ मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सॉर्टिंग. प्रोटीन सॉर्टिंग के प्रोसेस में इट इज़ प्रेजेंट. एट द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस, जैसे ही माइटोसिस शुरू होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट अलोंग द सीक्रेटरी पाथवे इज ब्लॉक्ड. यू नो दैट अगर आप सीक्रेटरी पाथवे की बात कर रहे हो प्रोटीन सॉर्टिंग में तो कैसे चीज़ें मूव करती हैं, ER से गोल्गी में एंड गोल्गी से जो है वो लाइसोसोम में या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का कोई प्रोटीन है या फिर बाहर चीज़ें सीक्रेट होती हैं. लेकिन माइटोसिस हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है तो देयर इज़ नो नीड. तो आप देखते हैं गोल्गी के स्ट्रक्चर जो है वो छोटे छोटे वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स में टूट जाते हैं, बढ़ जाते हैं एंड अगेन डिस्पर्स्ड, फैल जाते हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. आप अगेन यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं. दिस इज द इंटरफेस स्टेज. इंटरफेस स्टेज की आप बात करते हैं तो वहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखते हैं. G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड इसके बाद आता है M फेज. एम फेस में आप देख रहे हो जैसे ही एम फेस में एंट्री हुई है, प्रोफेज स्टेज दिखा रखी है एंड अगेन अनलिंकिंग होना शुरू हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक होनी शुरू हो गई एंड समवॉट सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है. इसके बाद आप देख रहे हो वेसिकुलर अनस्टैकिंग हो रही है. अगेन छोटे छोटे वेसिकल्स में ये पूरा का पूरा गोल्गी जो है, गोल्गी के स्टैक्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में ये डिस्पर्स हो चुके हैं. अगेन आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दिस इज मेटाफेज, आपको क्रोमोसोम अलाइन दिख रहे हैं. दिस इज एनाफेज जहाँ पर सेपरेशन चल रहा है एंड नेक्स्ट स्टेज इज आपके टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. आफ्टर साइटोकाइनेसिस आप देखते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. 2 डॉटर सेल्स हमारे पास आ रहे हैं जिसमें क्लियरली आपको वापस से गोल्गी अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो जैसी नीड वैसा ही अपीयरेंस. गोल्गी अपैरेटस सेल का ही एक पार्ट है एंड अगेन
वही मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं जिससे एक सेल बनता है। यहाँ पर गोल्गी के डिसअपियर होने का एक कारण ये है कि मेन फंक्शन जो गोल्गी का है वो प्रोटीन सॉर्टिंग में है एंड यहाँ डिवीजन में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न। ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ साइंस के कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इट्स डैम इंपॉर्टेंट। गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है, अदरवाइज आप 1 मार्क डिडक्ट कर लीजिए एज एन नेगेटिव मार्किंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। Please stop everyone, your time is over. Question is, which of the following statement about sodium potassium ATPase is correct? Again, very important from CSIR point of view also, DBT point of view also. First is the right answer of this question. सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड पॉइंट है कि डाउन देयर रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट नहीं, अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव ग्रेडियंट काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ते हैं एक्शन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट है एंड डायरेक्टली रेगुलेट करता है वॉल्यूम के सेल के वॉल्यूम को, ना कि इनडायरेक्टली। वन इज द राइट आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, please stop everyone, your time is over. Cell cycle progression from one phase to another is primarily controlled by। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। सी गाइस, जब आप सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हो वहाँ पर आप कुछ फेसेस को देखते हो, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। एंड आपको पता है कैसे साइक्लिक मैनर में सेल साइकिल जो है वो आगे बढ़ रही है। अगेन आप देख रहे हो यहाँ पर स्पेसिफिक साइक्लिन्स और CDKs काम करते हैं जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स एंड कैटालिटिक यूनिट है एंड ये दोनों के दोनों पॉजिटिव रेगुलेटर्स हैं सेल साइकिल के, यानी कि सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में मदद करते हैं आगे बढ़ने में। बट क्वेश्चन है प्राइमरली किससे कंट्रोल होता है एंड द करेक्ट आंसर इज 2, साइक्लिन्स के प्रोटियोलाइसिस से। डिफरेंट साइक्लिन्स पढ़ते हो आप, ईच फेज का जो डोमिनेंट रहता है जब वो यूबिक्यूटाइनेटेड वे में प्रोटियोलाइसिस होता है तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। साइक्लिन का फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, डीफॉस्फोराइलेशन हम नहीं देखते हैं एंड CDK का प्रोटियोलाइसिस नहीं होता। ये सारी स्टेटमेंट्स गलत थी। बी इज द राइट आंसर। गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है तो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ जी, अगेन देखिए, दिस इज़ अ वेरी नाइस कंसेप्ट। इसी चैनल पर आपको बहुत सारी सेल बायोलॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी, आप हेल्प ले सकते हैं। साइक्लिन सीडी के दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसके पास क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी है, दैट इज अगेन बीइंग एक्टिव। जो प्रोटीन्स हैं, साइटोसोलिक प्रोटीन्स हैं, उनको जो है क्या करता है, उनको फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव करता है, जिसके हिसाब से चीज़ें आगे चलती हैं। उसके बाद आप देखते हैं साइक्लिन्स जो है फॉलोअप कर जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, जबकि सीडी के जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। नीचे एक पॉइंट मेंशन है जिस पर ऑलरेडी CSIR 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज अ रिपीटिव क्वेश्चन। ये रिपीटिव क्वेश्चन हो गया गलती से, तो इसको आप मत कंसिडर कीजिए। अभी अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, दिस इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हैव अ लुक। प्लीज स्टॉप एवरीवन, प्लीज स्टॉप एवरीवन। क्वेश्चन जो है अगेन सोडियम पोटेशियम ATPase से आपको दिखाई दे रहा है। एंड अगेन यहाँ पर पूछा गया है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है एक्सचेंज होते हैं। 3 सोडियम बाहर जाते हैं, जिसके बदले 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। क्वेश्चन जो है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर से रेलेवेंट है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये रखती है। सीधा सीधा आपको पता है कि यहाँ पर 2 ATP का यूज़ नहीं होता, 1 ATP का यूज़ होता है। एस्पार्टेट रेसिड्यू पर फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पर दोनों 2 ATP थे ईच साइकिल में, दैट इज एन इनकरेक्ट वन। एंड यू हैव टू पिक कि यहाँ पर बस आपको ये पिक करना था कि मोनोमर है या टेट्रामर है। अगेन आप देखते हो, अगर आप सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात करते हो तो वहाँ पर आप देखते हो कि अगेन यहाँ पर डाइमर यूनिट तो है, अल्फा और बीटा डाइमर यूनिट है, बट टुगेदर एज एन सिंगल यूनिट जो है वो ये काम करती है। एंड ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है CSIR में भी पूछा गया है, इरेलीवेंट टू देयर फंक्शनिंग, कि इनकी फंक्शनिंग, इसके स्ट्रक्चर की जो है क्या फंक्शनिंग जो है वो रहती है। अब आपको ये जस्टिफाई करना है कि इसमें कितनी यूनिट्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए अगेन, अगर हम डीबीटी के अगर जो है की में हम देखते हैं तो वहाँ हमें टेट्रामर दिखाई देता है। बट अगेन हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो अल्फा और बीटा यूनिट है एज एन सिंगल मोनोमर यूनिट मिलकर काम करती है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका ऑप्शन जो है वो C होना चाहिए, 3 होना चाहिए कि मोनोमर एंड कंज्यूम्स 1 ATP मॉलिक्यूल एज इन एवरी साइकिल। हालांकि आप इसके स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जो है 2 यूनिट्स दिखाई देंगी, फंक्शनल डाइमर की तरह दिखाई देगा। बट अगेन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि ये जो है एज एन सिंगल मोनोमर यूनिट दोनों के दोनों जो है वो काम करती है, जिसमें अल्फा यूनिट का रोल अलग है एंड बीटा यूनिट का रोल जो है वो अलग है। आंसर जो है इसका 3 होना चाहिए रेदर देन 4, बट की में जो है वो 4 दिया हुआ है। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन केस अगर मेरे अकॉर्डिंग तो आप देखें तो 3 अगर आपका सही आंसर है तो आप आंसर 3 मार्क्स जो है वो जोड़ लीजिए, अदरवाइज 1 मार्क आप डिडक्ट कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आने की लड्डू सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया क्योंकि आंसर हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। सोडियम पोटेशियम एटीपेज अगर एक्टिव है तो वो क्या कर रहा है? आपको पता है सोडियम एंड पोटेशियम के लिए काम होता है, कोई काम कैल्शियम के लिए नहीं होता है। एंड आप देखते हो दो सोडियम अंदर आते हैं जिस एंड तीन सोडियम बाहर जाते हैं, सॉरी, जिसके बदले दो पोटेशियम जो है वो अंदर आते हैं। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट अगेन इसकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। मेक श्योर इसकी फंक्शनिंग आपको अच्छे से याद हो। एंड अगेन पिछले क्वेश्चन में भी जिसका आंसर मोनोमर था वही वो मार्क्स को ऐड करें, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं दो यूनिट्स जो हैं अल्फा एंड बीटा वो टुगेदर एज एन मोनोमर यूनिट मिलकर काम कर रही हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, प्लीज़ यहाँ पर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड वैसे भी। ये पूरा का पूरा आप पंप देख रहे हो, सोडियम पोटेशियम पंप, जो एक लीकी पंप है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगेन तीन सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम हो रहा है। यहाँ पर आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रूल भी देख सकते हैं। एंड जैसे ही तीन सोडियम बाहर जाएंगे उस दौरान हम देखेंगे एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है एस्पार्टेट रेसिड्यू पर, एंड तीन सोडियम बाहर छोड़ दिए जाते हैं जिसके वजह से, जिसके बाद जो है दो पोटेशियम अंदर आते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड पोटेशियम अंदर तभी ट्रांसपोर्ट होते हैं जब डीफॉस्फोराइलेशन काम करता है। अगर हमें इस पंप को इंटरफेयर करना है, इसकी एक्टिविटी को इंटरफेयर करना है, तो या तो इसकी स्पेसिनेस को हम तोड़ सकते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक है केवल सोडियम एंड पोटेशियम के लिए, या फिर हम फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन के कंसेप्ट के साथ भी इंटरफेयर कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी लाइफ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please stop everyone, your time is over. Question is, suppose you were to treat a normal mammalian cell within a substance that inhibits sodium potassium ATPase, what would be the most immediate effect upon the cell? सबसे immediate effect क्या पड़ेगा? तो डेफिनेटली सबसे इमीडिएट मतलब एकदम से इफेक्ट जो है वो क्या पड़ेगा? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल वुड इमीडिएटली ड्रॉप टू द जीरो, क्योंकि आपको पता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज ने रेगुलेट की हुई है। सेल जो है क्विकली रन आउट नहीं होगा कि एकदम से सारा एटीपी खत्म हो जाए, एकदम से ऑस्मोटिक बैलेंस हो जाए, एंड डेफिनेटली चेंज तो होगा ही होगा अगर इसके ऊपर कुछ भी इनिबिटर या इनिबिशन सब्सटेंस टारगेट किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। जिसने भी 3 आंसर दिया है, गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स। आप देख रहे हो सोडियम पोटेशियम एटीपेज से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन इसको हम जो है आप लोग सेल बायोलॉजी में जब CSIR का पूरा पढ़ते हो वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पी टाइप एटीपेजेस में पंप की फंक्शनिंग पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मेक श्योर ये आप अच्छे से प्रिपेयर करें, वेदर यू आर अ CSIR कैंडिडेट और या फिर आप कैंडिडेट है किसी और एग्जाम के। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन की अगर आप बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन की, तो एक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, डीपोलराइजेशन आप देखते हो +30 वैल्यू, उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन आता है जो -80 भी क्रॉस कर जाता है, एंड आफ्टरवर्ड्स रेस्टिंग पोटेंशियल आता है। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म कैसे कैसे हो रहा है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजुअली आफ्टर स्टिमुलस के अप्लाई करने के बाद कैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस करने के बाद डीपोलराइजेशन का स्टेट आता है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स काम करते हैं, एट द पीक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स बंद होते हैं, पोटेशियम शुरू होते हैं, रीपोलराइजेशन का फेस आता है जहाँ पर मेनली वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स काम कर रहे हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स आप देखते हो क्योंकि ये क्लोज होने में टाइम लगाते हैं तो एक हाइपर पोलराइजेशन स्टेट भी हमें दिखाई देती है बिफोर रिटर्निंग टू द रेस्ट। इसकी एक एक बारीकी की चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी लाइफ साइंस एग्जाम के बारे में बात करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन है KDEL सीक्वेंस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलुमिनल प्रोटीन का, वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। रिट्रीवल ऑफ ER ल्यूमिनल प्रोटीन फ्रॉम गोल्गी, बिकॉज यू नो दैट ER के प्रोटीन मॉडिफाई होने के लिए गोल्गी के पास जा रहे हैं एंड रेट्रोग्रेड फैशन में वापस जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो KDEL सीक्वेंस है प्रोटीन सॉर्टिंग सीक्वेंस है, एंड यहाँ पर ये सिंगल लेटर कोड्स यहाँ दिखाए गए हैं। यू नो दैट लाइसिन, K is for lysine, and again D is for aspartic acid, E is for glutamic acid, and L is for leucine. You have to remember these single letter codes also because ये biochemistry में भी important है and हर जगह important है जहाँ पर भी amino acids की बात होती है। Moving to the next question. प्लीज स्टॉप एवरीवन, योर टाइम इज ओवर। क्वेश्चन है अगर KDEL सीक्वेंस जो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगेन रिट्रीवल सिग्नल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के रिट्रीवल सीक्वेंस हैं, अगर वो प्रोटीन से रिमूव कर दिया जाए, टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के कोई बदलाव नहीं है, कोई दूसरा सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, तो आपको बताना ये जो प्रोटीन है मॉडिफाइड प्रोटीन है जिसमें से KDEL रिमूव कर दिया गया है, ये कहाँ जाएगा, इसका फेट क्या होगा? क्या ये ER में रहेगा, डिग्रेड हो जाएगा? नो। क्या ये सेल के बाहर सीक्रेट हो जाएगा? नो। क्या ये लाइजोसोम में चला जाएगा? नो। कोई मिसफोल्डिंग चीज़ नहीं है,
कोई खराब या डीनेचर्ड प्रोटीन नहीं है जो जाकर डिग्रेड या डिस्टॉर्ट होगा. इट विल बी टारगेटेड टू द गोल्गी अपैरेटस, क्योंकि वही सीक्रेटरी पाथवे है एंड इसका रिसेंट फेट वही होगा. बी इज द राइट आंसर. गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है. एवरी वन ऑफ यू कैन सी दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इस तरीके से सीधा सारा सिनारियो चलता है. KDEL का रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है गोल्गी अपैरेटस में. अगेन आप देख रहे हो ये प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई होने के लिए मूव करता है COP2 वेसिकल्स के द्वारा एंटेरोग्रेड फैशन में, एंड वापस जो है KDEL रिसेप्टर के साथ आफ्टर इंटरैक्टिंग रेट्रोग्रेड फैशन में COP1 बाउंडेड या फिर कोटेड वेसिकल्स के अंदर पैक होकर वापस आता है अगेन KDEL के सीक्वेंस लेके, जो कि इसको बता रहे हैं कि ये ER का रेजिडेंट प्रोटीन है. अब कैसे ये रिसेप्टर से अलग होता है या कैसे ज्वाइन होता है वो पीएच का पूरा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. एंड यहाँ देख रहे हो आप एक सीक्रेटरी पाथवे फॉलो हो रहा है, जैसे कि अगर प्रोटीन सीक्रेटरी है तो वो बाहर चला जाएगा, या फिर PM का है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है तो वहाँ जाकर सेटल हो जाएगा बेस्ड ऑन द हाइड्रोफोबिसिटी कंसेप्ट. गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स अगर आपका आंसर सही है तो. सो गाइज होपफुली आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा. प्लीज़ मुझे अपने मार्क्स बताइए कमेंट सेक्शन में. अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो. अनअकैडमी पर आप नेहा तनेजा सर्च करोगे, यू विल बी एबल टू सी माई डिस्प्ले पिक, जहाँ पर अगेन आपको मेरे बहुत सारे कोर्सेज दिखाई देंगे. कुछ प्लस कोर्सेज हैं जो कि पेड कोर्सेज होते हैं, जो कि जो है आपके स्ट्रिक्टली CSIR के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रिपेयर कराया जाता है विद प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग. कुछ सेशंस होते हैं जो कि फ्री सेशंस होते हैं जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, एंड कुछ सेशंस जो है वो रिकॉर्डेड सेशंस हैं अगेन आप जिनको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो. अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरे द्वारा बनाए गए सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सेस हो जाएंगी. अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन की तरफ जाते हो, जो कि एक बहुत सुनहरा एंड बहुत एक अच्छा सिनारियो चलता है कि कम से कम समय में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लड़ने के लिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए tanejanehaofficial@gmail.com पर. एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डेफिनेटली आप 6 मंथ या 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ जाकर अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो आप परचेज कर सकते हो. एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट अगर आप मेरा वहाँ नाम यूज़ करते हो नेहा, चाहे वो CSIR कैटेगरी के लिए या किसी भी एग्जाम की कैटेगरी के लिए है, आपको 10% डिस्काउंट जो है वहाँ पर मिलेगा. ओके गाइज, होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा. इसी तरीके से हम और भी सेशंस करने वाले हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जब तक एग्जाम नहीं आ जाता. वी विल कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, डेफिनेटली कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग, stay positive. Thank you so much बच्चों. See you soon in the next class itself. Make sure टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र और ये YouTube चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड सारी के सारी चीज़ें आप लोग एक्सेस कर पाएँ. थैंक यू सो मच बच्चों. टेक केयर.